हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं नीट के हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रॉय सैक इन एंजियोस्पर्म्स। हमने मेगास्पोरोजेनेसिस में पढ़ा था कि हमारा जो मेगास्पोर मदर सेल है वो क्या करती है, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स को प्रोड्यूस करती है। किसके थ्रू करती है? मियोसिस के थ्रू करती है। ठीक है, तो उस 4 मेगा स्पोर्स में से हमारे जो 3 होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं और एक जो होता है वो फर्दर हमारा एग का फॉर्मेशन में मदद करता है। तो इसी वजह से उसे क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। इसी वजह से इसे मोनोस्पोरिक, जब मेगास्पोर बन गया, मेगास्पोर प्रोड्यूस हो गया, तो उसके बाद वो क्या करेगा, वो जो है 3 हमारी जो है सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन करेगा ताकि वो जो एक एग जो है या फिर फीमेल गैमेट जो है उसे प्रोड्यूस कर सके। तो हमारी जो मोस्ट कॉमन एम्ब्रॉय सैक होती है एंजियोस्पर्म में वो होती है मोनोस्पोरिक विथ 3 सीक्वेंशनल माइटोटिक डिवीजन। इसका सही आंसर है सी। सेकेंड क्वेश्चन है, विच प्लांट विल लूज इट्स इकोनॉमिक वैल्यू इफ इट्स फ्रूट आर प्रोड्यूस्ड बाय इंड्यूस्ड पेरेंथोकार्पी। पेरेंथोकार्पी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा सीडलेस फ्रूट बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब हमारा जो है सीडलेस फ्रूट बन रहा है, तो हमारा जो है इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट ऐसा फ्रूट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सीड्स को ही खाते हैं। तो अगर हमारा जो है सीड्स ही नहीं प्रोड्यूस होंगे तो हम क्या खाएंगे, उस फ्रूट की इकोनॉमिक वैल्यू क्या रह जाएगी? तो इसका जो आंसर है वो है बी, पोमोग्रेनेट। फिर थर्ड क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फीमेल गैमेट एग विदाउट इन्वॉल्विंग फर्टिलाइजेशन इज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म हो रहा है तो इसी वजह से ये पेरेंथोजेनेसिस होगा। अगर यहीं पे डेवलपमेंट ऑफ अ फ्रूट होता विदाउट फर्टिलाइजेशन तो वो पेरेंथोकार्पी होता। ठीक है, तो पेरेंथोकार्पी और पेरेंथोजेनेसिस में डिफरेंस समझ में आ गया। पेरेंथोजेनेसिस में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइजेशन के बिना। पेरेंथोकार्पी में क्या होता है, एक फ्रूट का डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइजेशन के बिना। फिर फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, न्यूसेलर एम्ब्रॉय इज। अब हमारा जो है, हमने क्या पढ़ा था एपोमिक्सिस में, हमने पढ़ा है कि हमारा जो है एक सीड या फिर हमारा जो है एक एम्ब्रॉय जो है वो प्रोड्यूस होता है फर्टिलाइजेशन के बिना, यानी कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें हमारा सीड और एम्ब्रॉय जो है वो प्रोड्यूस होता है फर्टिलाइजेशन के बिना, हमारा जो है कोई सा भी टिश्यू की मदद से। तो यहाँ पे ये जो न्यूसेलर एम्ब्रॉय बना है वो हमारा न्यूसेलस यानी कि न्यूसेलस की मदद से बना है। न्यूसेलस कैसा होता है, हमारा डिप्लॉयड होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एपोमिक्टिक डिप्लॉयड। एपोमिक्सिस हुआ है तो इसलिए एपोमिक्टिक, और न्यूसेलर, न्यूसेलस जो होता है वो हमारा डिप्लॉयड होता है, इसलिए एपोमिक्टिक डिप्लॉयड। ठीक है, अब आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारा एक डिप्लॉयड फीमेल प्लांट है और एक टेट्राप्लॉयड मेल प्लांट आर क्रॉस्ड, द प्लॉइडी ऑफ एन एंडोस्पर्म शैल बी। हमारा जो एंडोस्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होता है, वो क्या होता है, हमारा जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है वो जो है वो फ्यूज करती है मेल गैमेट के साथ, तो हमारा जो एंडोस्पर्म है वो प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे जो फीमेल प्लांट है वो 2n ही है, मतलब जो है वो डिप्लॉयड ही है। ठीक है, हमारी जो फीमेल प्लांट है वो कैसी है, डिप्लॉयड ही है। लेकिन हमारा यहाँ पे जो मेल प्लांट है वो कैसा है, टेट्राप्लॉयड है। हमने पढ़ा है कि हमारा जो मेल प्लांट है उसमें 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो एक मेल गैमेट यहाँ पे कैसा होगा, एक मेल गैमेट यहाँ पे होगा 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम के। 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे आए, 2n जो है दूसरे वाले मेल गैमेट पे चले गए, 2n जो है इस वाले एक वाले मेल गैमेट पे चले गए। समझ में आया? देखो, एक डिप्लॉयड फीमेल प्लांट है, टेट्राप्लॉयड मेल प्लांट है। टेट्राप्लॉयड मेल प्लांट में क्या हुआ, हमारा जो नॉर्मल हम पढ़ते हैं वो डिप्लॉयड मेल प्लांट पढ़ते हैं, तो हमारा जो मेल गैमेट होता है वो हेप्लॉयड होता है, यानी कि n और n जो है, एक n जो है हमारा एक मेल गैमेट पे चला गया और एक n जो है दूसरा मेल गैमेट पे चला गया। ठीक है, अब ये टेट्राप्लॉइड है यानी कि इसमें 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो 2 कहाँ चले गए, एक मेल गैमेट पे चला गया और 2 जो है दूसरे मेल गैमेट पे चले गए। तो अब जब इनका फ्यूजन हुआ तो हमारे क्या बनेंगे, 4n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला एक और एंडोस्पर्म बनेगा, तो यानी कि वो कैसा बनेगा, टेट्राप्लॉइड बनेगा। इसका आंसर होगा ए, टेट्राप्लॉइड।
इसी तरीके से सिक्स्थ क्वेश्चन भी यही है, इफ एन एंजियोस्पर्मिक मेल प्लांट इज डिप्लॉयड एंड द फीमेल प्लांट इज टेट्राप्लॉइड, ठीक है, द प्लॉइडी लेवल ऑफ एन एंडोस्पर्म इज। अब हमारा यहाँ पे जो फीमेल प्लांट है वो टेट्राप्लॉइड है, तो हमारा जो नॉर्मल फीमेल प्लांट होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। तो डिप्लॉयड होने के साथ साथ हमारा इसका जो पोलर न्यूक्लियाई होता है वो भी डिप्लॉयड होता है। यहाँ पे हमारा जो फीमेल प्लांट है वो कैसा है, टेट्राप्लॉइड है, तो उसका जो पोलर न्यूक्लियाई दोनों आपस में फ्यूज करके क्या बनाएंगे, एक सेंट्रल सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे, वो भी हमारा कैसा होगा, टेट्राप्लॉइड ही होगा। ये जो टेट्राप्लॉइड जो तो पोलर न्यूक्लियाई है, जब वो फ्यूज करेंगे हमारे नॉर्मल वाले ये जो मेल गैमेट है उसके साथ, जो कि हैप्लॉइड होगा, क्योंकि देखो हमने अभी पढ़ा कि हमारा जो नॉर्मल जो मेल प्लांट होता है वो डिप्लॉयड होता है, तो एक हमारा जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो एक हमारा मेल गैमेट पे चला गया, दूसरा दूसरे मेल गैमेट पे चला गया। तो इसी तरीके से हमारा जो फ्यूजन करके हमारा यहाँ पे ये जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, एक एंडोस्पर्म बनाएगा जिसमें 5n यानी कि 5n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, यानी कि वो क्या होगा, पेंटाप्लॉइड होगा। इसका आंसर होगा डी, पेंटाप्लॉइड। फिर आता है माइक्रोपाइल ऑफ द सीड इज इन्वॉल्व इन द पैसेज ऑफ, हमारा जो माइक्रोपाइल होता है ना एक सीड का, वो इन्वॉल्व होता है हमारा जब सीड का जर्मिनेशन हो रहा होता है तो उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का यूज करता है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो सी ही होगा, वाटर। फिर है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, pollen grains of many species can germinate on the stigma of a flower, but only one pollen tube of the same species grows into the style. Insects that consume pollen or nectar without bringing about pollinations are called pollen nectar robbers. Pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical components of a pollen interacting with those of the pistil. Some reptiles have also been reported as a pollinators in some plant species. देखो pollination में हम reptiles भी पढ़ा है, तो डी वाला तो सही है। अब हमारा जो पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ है, अगर आपने वो पॉलिनेशन वाला जो स्टेप है जिसमें हमारा जो पोलन ट्यूब है वो एंटर करती है माइक्रोपाइलर या फिर चलाजल एंड से, तो हमारा वो एक सिनर्जिड जो होती है, सिनर्जिड से एक केमिकल कंपोनेंट जो है वो रिलीज होता है जो कि हमारा पोलन ट्यूब को उसका रास्ता दिखाता है, तो हमारा सी वाला भी सही है। Insects that consume pollen or nectar without bringing about pollination are called pollen nectar robbers, ठीक है ये भी। पहला वाला जो pollen grains of many species can germinate on the stigma of the flowers, ये वाला गलत है, क्योंकि अगर हमारा यहाँ पे जो है ये जो स्टिग्मा और कार्पेल का जो इंटरेक्शन है वो इनकम्पैटिबल है, तो हमारा पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके जर्मिनेट करेगा ही नहीं। अगर वो कंपैटिबल है तो वो हमारा जो है स्टिग्मा में जाएगा, जर्मिनेट करेगा, वहाँ पे थोड़ा टाइम रहेगा, स्टाइल के थ्रू ओव्यूल में जाएगा, फिर हमारा वहाँ पे वो जो है फ्यूजन करेगा, तो हमारा जो ए वाला आंसर है वो इनकरेक्ट है यहाँ पे। फिर 10th क्वेश्चन है जो कि है फिलीफॉर्म अपैरेटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिनर्जिड्स, सी इसका सही आंसर है, जो कि ओव्यूल के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा। The plant parts which consist of two generations, one within the other. First, pollen grain inside the anther. Second, germinated pollen grains with two male gametes. Third, seed inside the fruit. Fourth, embryo sac inside the ovule. इसका जो आंसर है वो है सी, क्योंकि हमारा जो पोलन ग्रेन्स होते हैं और ये जो एंथर है वो दो अलग अलग जनरेशन्स को दिखा रहा है, इसी तरीके से जो एम्ब्रॉय सैक और ओव्यूल है वो भी दो अलग अलग जनरेशन्स को दिखा रहा है। Advantage of cleistogamy is A. More vigorous offspring, no dependence of pollinators, C. Vivipary. Fourth, higher genetic variability. इसका जो आंसर है वो है बी, क्लिस्टोगामी में हमारा जो फ्लावर है वो ओपन ही नहीं होगा, तो उसे पॉलिनेटर्स की क्या जरूरत होगी, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो है बी, नो डिपेंडेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। 13th क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली generates A. Prolonged dormancy, B. New genetic combination leading to variations, C. Large biomass, D. Longer viable है। तो भाई जहाँ पे भी हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ रहा है वहाँ पे हमारा वेरिएशन आएगा ही आएगा, तो हमारा जो बी है वही सबसे सही आंसर आएगा। अगर कहीं पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ रहा है तो उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो वेरिएशन ही होती है, बेनिफिट जो है उसका, तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो बी ही होगा, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन।
फिर है 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Sporopollen can withstand high temperature but not strong acids. Sporopollen can be degraded by the enzymes. Sporopollen is made up of Sporopollen is made up of inorganic materials. Sporopollen can withstand high temperature as well as strong acid and alkalis. इसका जो आंसर है वो है डी, स्पोरोपोलिन कैन विस्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड के दो ट्यूब्स। हमने जो हमारा पोलन है उसके क्या पढ़े हैं, दो लेयर्स पढ़े हैं, एक तो एक्साइन और एक एंटाइन। हमारा जो एक्साइन होता है वो स्पोरोपोलिन का बना हुआ होता है और यही स्पोरोपोलिन जो होता है यही हमारे ये जो पोलन की जो लेयर्स है उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक होता है उसका। तो स्पोरोपोलिन कैन विस्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलीज क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ होता है। Plants with ovaries having only one or few ovules are generally pollinated by bees, butterflies, birds, winds. इसका जो सही आंसर है वो है डी, विंड। ये जो क्वेश्चंस हमने अभी अभी डिस्कस किए हैं उससे जो कुछ रिलेटेड वीडियोस हमने डिस्क्रिप्शन में देख रखी हैं, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड थैंक यू।